आप सभी को असीम श्रीवास्तव का नमस्कार। मैं विकल्प दी ऑप्शन के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे अभ्यर्थियों, आज का जो मेरा टॉपिक है जिस पर हम लोग एक लेक्चर देखने वाले हैं, बिहार के औद्योगिक परिदृश्य, या आप कह सकते हैं कि बिहार में जो उद्योगों का विकास हो सकता है या बिहार का जो सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन है उस पर आधारित है। पूर्व में आप देखेंगे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, तो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाओं को बताइए। तो उसमें बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के विकास की संभावनाओं को बताने से पहले मैं एक और इसमें आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन जोड़ रहा हूं कि बिहार के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों को बताइए। और जब हम इनको कर लेंगे तब हम बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की संभावनाओं को भी देख लेंगे। तो इस बार के मुख्य परीक्षा के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है। तो पहला तो ये मैं जो बोल रहा हूँ कि बिहार के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी कारण, ये प्रश्न कभी भी मुख्य परीक्षा में आ सकता है। तब हम लोग देख लेंगे बिहार में औद्योगिक विकास की संभावनाओं के अंतर्गत कृषि आधारित उद्योगों के विषय में। तो देखिए, जब भी ये सवाल होना कि बिहार के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी कारकों को बताइए, या बिहार अब तक एक कोई आपसे सवाल पूछ सकता है कि लगातार 20 वर्षों से बिहार जो है उच्च आर्थिक वृद्धि दर से विकास कर रहा है, तो आज भी बिहार आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से अन्य राज्यों की तुलना में पीछे क्यों है। मैं कई बच्चों से ये प्रश्न पूछता भी हूँ तो कोई भी मुझे एक सटीक उत्तर नहीं मिल पाता। देखिए, आपको एक जनरल बात मैं बताता हूँ कि जब कोरोना का संकट आया था हमारे देश में, दुनिया सहित हमारे देश में, तो लॉकडाउन लगा। तो जब हम लोग इससे उबर गए कोरोना संकट से, तो आरबीआई का एक रिपोर्ट आया कि कोरोना संकट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने में वर्ष 2035 तक समय लग जाएगा। अब आप समझिए कि जो 2 साल हम लोग परेशान हुए, 1.5-2 साल, उसकी रिकवरी होने में लगभग 15 वर्षों तक वेट करना पड़ेगा। तो आप समझिए कि जिस राज्य में दशकों तक कोई कार्य नहीं हुआ, अब उसको दूसरे विकासशील या विकसित राज्यों के समकक्ष आने में सिर्फ 20 ही साल लगेंगे। कई वर्ष अभी और लगेंगे, और वो भी तब जब लगातार हम उच्च आर्थिक वृद्धि दर से विकास करते रहेंगे, तब अभी 1 दशक भी लग जाए दूसरे राज्यों के आसपास पहुंचने में। ये वस्तु स्थिति है। तो यहाँ जो बिहार के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं, बहुत सारे कारक हैं, कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है कि बिहार इतना पीछे क्यों है सामाजिक आर्थिक दृष्टि से। तो जो बहुत सारे कारण हैं उनको हम लोग 3 कैटेगरी में बांट देते हैं, 3 श्रेणी में। तो पहला श्रेणी होता है ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारक। ऐतिहासिक एवं राजनीतिक कारक, ठीक है। दूसरा कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक। और तीसरा जो श्रेणी है वो सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आखिर वो कौन कौन से कारक हैं जिनका सम्मिलित प्रभाव यह हुआ कि बिहार आज भी सर्वाधिक पिछड़ा राज्य है। तो सबसे पहले हम लोग ऐतिहासिक और राजनीतिक कारकों को देखते हैं, ठीक है। तो जो ऐतिहासिक व राजनीतिक कारक हैं, ऐतिहासिक व राजनीतिक कारक बिहार के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी, ये एक हेडिंग हो गया। इसके तहत पहला पॉइंट
पहला जो पॉइंट है वो है ब्रिटिश शोषण। ये ऐतिहासिक कारक हो गया, ब्रिटिश शोषण। अब इसके तहत हम लोग क्या जानते हैं? हम सब जानते हैं कि बिहार शुरुआती वर्षों से लेकर लगातार ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का शिकार हुआ। ब्रिटिश आर्थिक नीतियों का यह दुष्परिणाम हुआ कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता में वृद्धि हुई, विऔद्योगीकरण हुआ, अकालों की बारंबारता और तीव्रता में वृद्धि हुई। पहले जो अकाल आते थे वो प्राकृतिक कारकों से आते थे, अब मानवीय हस्तक्षेप उसमें बढ़ गया तो ज़्यादा उग्र हो गए। अब कई लाख लोगों की जानें जाने लगी, भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई और ग्रामीण ऋणग्रस्तता, जो हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर हुआ करता था, वह ऋण के जाल में फंस गया। और इतना ही नहीं, विऔद्योगीकरण, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यानी भारत में जो उनकी आर्थिक नीतियों के कारण जो औद्योगिकरण नहीं हुआ और जो भी उद्योग थे वो समाप्त हो गए, उनमें सर्वाधिक नुकसान हुआ हथकरघा, हैंडलूम उद्योग का। अंग्रेजों के आने के पहले बिहार में जितने लोगों को रोजगार मिला हुआ था उसमें 20% से अधिक लोगों को हथकरघा, हैंडलूम उद्योग में रोजगार मिला हुआ था। बिहार में कई जिले अपने बेहतरीन सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए जाने जाते थे, लेकिन अंग्रेजी नीतियों के कारण सर्वाधिक दुष्परिणाम या सर्वाधिक दुष्प्रभाव हैंडलूम सेक्टर यानी हथकरघा उद्योग को झेलना पड़ा। और वहाँ से जो बिहार में यह उद्योग हाशिए पर गया, आज तक यह उद्योग फिर से उबर नहीं सका है और इसके लिए लगातार सरकारें प्रयास करती रही हैं, लेकिन अभी तक वो जो गौरव था सूती वस्त्र उत्पादन में बिहार का, वो हासिल नहीं हो सका। और फिर आप ये भी जानते हैं कि अंग्रेजों की जो भू राजस्व नीति थी, तो अंग्रेज तो चले गए लेकिन जो जमींदारी प्रथा है वो आज भी बदस्तूर बिहार में जारी है। और इसका क्या नतीजा हुआ? संपत्ति का, भूमि का असमान वितरण हुआ, गरीब अमीर के बीच खाई और बढ़ गई, है ना। अंतर वैयक्तिक विषमता में वृद्धि हुई, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच आर्थिक विषमता में वृद्धि होती चली गई। तो ये बिहार के पिछड़ेपन के लिए, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन के लिए ये ब्रिटिश शोषण भी कम उत्तरदायी नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा कारण इस शीर्षक के तहत, माल ढुलाई सामान्यीकरण नीति। इसको हम लोग फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बोलते हैं, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी बोलते हैं। तो ये जो नीति थी ये 1952 से शुरू हुई थी और 1993 तक लगातार अस्तित्व में रही। अब ये क्या था और इसका नुकसान बिहार जैसे राज्यों को कैसे हुआ? देश जब आज़ाद हुआ तो हमारी सरकार ने यह सोचा कि जिन राज्यों में ही सर्वाधिक खनिज संसाधन संकेंद्रित हैं वहीं पर बड़े भारी और आधारभूत उद्योग लगेंगे, और जिन राज्यों में ये खनिज संसाधन नहीं है वहाँ पर औद्योगिकरण नहीं होगा। इसलिए राज्यों के बीच औद्योगिक स्तर पर असमानता आ जाएगी और देश का संतुलित, समन्वित और बराबर विकास नहीं हो पाएगा। कुछ राज्य पीछे छूट जाएंगे, कुछ राज्य आगे निकल जाएंगे। सरकार की सोच तो अच्छी थी लेकिन प्रकारांतर से इसका प्रभाव बड़ा ही बुरा हुआ बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों पर। क्या हुआ कि ये माल ढुलाई सामान्यीकरण नीति यह थी कि अब देखिए, जैसे लौह एवं इस्पात उद्योग है या सीमेंट उद्योग है या एल्यूमिनियम उद्योग है या तांबा उद्योग है या ऐसे उद्योग जिनमें जो खनिज अयस्क ऐसे लगते हैं जो भार ह्रास प्रकृति के हैं। तो जो खनिज के अयस्क भार ह्रास प्रकृति के होते हैं, यानी कच्चा माल अधिक लगता है, तैयार माल कम बनता है, तो ऐसे उद्योग वहीं लगते हैं जहां पर ऐसे खनिज के अयस्क पाए जाते हैं। क्योंकि भार ह्रास प्रकृति के जो खनिज होते हैं इनका अधिकतम दूरी तक परिवहन करना लाभदायक नहीं रहता। तो सरकार ने ये कहा कि जिन राज्यों के पास ये खनिज संसाधन नहीं है
वो अगर बिहार, मध्य प्रदेश या उड़ीसा जैसे राज्यों से खनिज अपने राज्यों में लेकर जाते हैं तो माल जो परिवहन, जो माल के परिवहन में जो पैसा लगता है उस पर सरकार सब्सिडी देगी ताकि उनको नुकसान न हो और वहाँ पे भी उद्योगों का विकास हो पाए। अब इसका साइड इफेक्ट या प्रकारांतर से जो प्रभाव पड़ा बिहार जैसे राज्यों पर कि अधिकतर भारी उद्योग, तापीय विद्युत संयंत्र, सीमेंट कारखाना, ये सब दूसरे राज्यों में, उन राज्यों में लगने लगे जहां बेहतर आधारभूत संरचना उपलब्ध थी, जहां आयात निर्यात की सुविधा थी, बंदरगाह स्थिति वाले राज्य थे और जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छा था, जहां की सरकारें अस्थायी थी। जैसे कि दक्षिण भारत में चाहे तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, आंध्र हो या महाराष्ट्र हो या गुजरात हो, ऐसे राज्यों में ज़्यादा कल कारखाने उद्योग लगने लगे इस नीति का फ़ायदा उठाकर, और बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्य वंचित रह गए, जबकि वहाँ खनिज संसाधन पर्याप्त थे लेकिन उन्हीं का विकास नहीं हुआ। कह सकते हैं उनके संसाधनों का दोहन हो गया। और तब जाकर 1993 में इस नीति को रद्द किया गया, निष्प्रभावी बनाया गया। लेकिन तब तक तो 4 दशक तक बिहार के खनिज संसाधन का दोहन होता रहा और दूसरे राज्य तरक्की करते रहे। इस नीति का ये प्रभाव पड़ा। तो ये माल ढुलाई जो सामान्यीकरण नीति थी, भले इसके पीछे मंशा अच्छी रही हो, लेकिन इसका जो प्रकारांतर से प्रभाव पड़ा वो बड़ा भी विनाशकारी रहा बिहार के औद्योगिकरण की दृष्टि से, बिहार के आर्थिक विकास की दृष्टि से। इसके बाद देखिए अगला कारण हम देखते हैं इसके अंतर्गत, राज्य का विभाजन। राज्य का विभाजन तो आप सब जानते हैं कि 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन लागू हो गया, प्रभावी हो गया। बिहार का विभाजन हुआ लेकिन इसका बिहार के आर्थिक विकास पर गहरा, एक कह सकते दुष्प्रभाव पड़ा, धक्का लगा बिहार को। धक्का इसलिए लगा कि राज्य का जब विभाजन हुआ तो ऐसे आप आंकड़े दे सकते हैं कि लगभग 97% तक वन संसाधन झारखंड में ही रह गए, लगभग 96% तक खनिज संसाधन झारखंड में ही रह गए। उस समय जो सम्मिलित बिहार में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता था, उसका 2/3 विद्युत ऊर्जा उत्पादन केंद्र झारखंड में ही रह गए। उस समय संपूर्ण राज्य की जितनी राजस्व उगाही थी, रेवेन्यू कलेक्शन था, उसका 2/3 तत्कालीन दक्षिण बिहार यानी झारखंड वाले हिस्से से ही आता था, अब वहीं रह गया। इस तरह से अब बिहार में भारी एवं आधारभूत उद्योगों के लगने की संभावना समाप्त हो गई। बिजली की कमी हो गई तो दूसरे कल कारखाने भी नहीं लग सकते थे। राजस्व की कमी हो गई तो सरकार ज़्यादा निवेश नहीं कर सकती थी। इस तरह से बिहार का जो विभाजन प्रभावी हुआ, इस तारीख के बाद से बिहार में खनिज आधारित बड़े उद्योगों के विकास की संभावना समाप्त हो गई। तो ये भी एक कारण हुआ। इसके बाद इसमें और आएंगे तो राजनीतिक कारण में हम आएंगे, तो यहाँ हम लिख सकते हैं राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता, अब ये क्या है, तो बिहार इससे बहुत प्रभावित हुआ है। देखिए कोई भी उद्योगपति वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा जहां उसका पैसा सुरक्षित हो, जहां इन्वेस्टमेंट सुरक्षित हो, जहां बाजार हो, जहां आधारभूत संरचना का विकास हो, जहां कुशल अर्धकुशल श्रमिक मौजूद हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बढ़िया हो, जहां एक अच्छा वातावरण हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला वातावरण हो। और जहाँ ये सब नहीं होता है वहाँ पे एक बड़ा उद्योगपति इन्वेस्टमेंट नहीं करता और जो भी उद्योग कल कारखाने होते हैं वो भी माइग्रेट कर जाते हैं। अब बिहार की स्थिति में क्या हुआ कि 1961 से लेकर 2005 तक अगर हम लोग देखें, 1961 से 2005, तो आज़ादी के बाद से ही आप कहें या 1961 से 2005 तक, तो बिहार में 20 से अधिक बार विभिन्न सरकारों का शासन हुआ और पिछले 7 दशकों में 40 बार मुख्यमंत्री बदले गए। और इन 7 दशकों में बिहार में मुख्यमंत्रियों का जो औसत कार्यकाल रहा वो लगभग 1.5 साल का रहा। और इसमें भी कुछ ऐसे मुख्यमंत्री जिनका तो कार्यकाल अल्पकालिक था,
बार बार सत्ता परिवर्तन, बार बार राष्ट्रपति शासन, 10 बार बिहार को राष्ट्रपति शासन इन्हीं अवधियों में झेलना पड़ा। तो इससे क्या होता है, कोई भी नीति निर्माण जो प्रोग्रेसिव भी है, उन्नत भी है, उन्नतशील भी है, वो भी अपने फुल इम्प्लीमेंटेशन जो उसका टाइम पीरियड है वहाँ तक वो लागू नहीं हो पाता, उसका लक्ष्य हासिल नहीं हो पाता। फिर नई सरकार आई, नए मुख्यमंत्री आए, फिर उसको बदल दिया। इस तरह से बिहार में कभी भी कोई भी योजना पूरी ही नहीं हो सकी, और बार बार सरकारें बदलने से, सत्ता परिवर्तन होने से कानून का शासन, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बिहार में बहाल नहीं हो पाया, जिसके कारण बिहार में औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास के लिए उचित वातावरण कभी इन दशकों में बन ही नहीं पाया। इसीलिए ये वो दौर था जब भारत के दूसरे राज्य तरक्की कर रहे थे और बिहार में जो कुछ था भी वो भी बिहार से बाहर जा रहा था। ये थे ऐतिहासिक और राजनीतिक कारक जो बिहार के सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी रहे हैं। और इसी में एक और कारण है भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार व कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार व कुप्रबंधन। अब जैसा कि मैंने कहा कि जहां भ्रष्टाचार होगा, जहां मिसमैनेजमेंट होगा, वहां इन्वेस्टमेंट हो ही नहीं सकता। और इन वर्षों में बिहार में लगातार कई बड़े बड़े स्कैम्स हुए, कई घोटाले हुए, कई भ्रष्टाचार हुए और कानून का शासन था ही नहीं। इसलिए बिहार इन्वेस्टमेंट से वंचित हो गया, पूंजी निवेश से पूरी तरह से कट गया। तो ये सारे कारण थे बिहार के सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी ऐतिहासिक और राजनीतिक कारक। अब बात करते हैं आर्थिक कारकों की कि कौन कौन से मुद्दे आर्थिक कारक में आते हैं जो बिहार के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी। तो सबसे पहला आर्थिक कारण में कृषि संकट। ये जो कृषि संकट है, अब देखिए बिहार में आज भी जो खेती होती है वो जीविकोपार्जन खेती होती है, जीने के लिए खेती होती है। उन्हीं फसलों की खेती होती है जिनको किसान साल भर खा सकते हैं। बाजार के लिए खेती नहीं होती है, कैपिटल फार्मिंग नहीं होती है, पूंजी निवेश आधारित खेती नहीं होती है। इसके पीछे कौन से कारण उत्तरदायी? इसके पीछे कारण है कि बिहार में जो भू जोत है, जिन पर ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, जिस पर खेती होती है, एक तो बिखरे हुए हैं, एक जगह नहीं है। चकबंदी आज तक बिहार में नहीं हुई है ताकि एक जगह खेत हो जाए। और दूसरा, छोटे भूजोत। बिहार के जो खेत हैं उनका औसत आकार मात्र 0.39 हेक्टेयर ही है। अब जब खेत छोटे हो जाते हैं, वंश परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी खेत छोटा होता जा रहा है, उत्तरदायित्व तो उतना ही है, तो उस छोटे से भूमि पर ही रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीज, सिंचाई का प्रयोग करके, श्रम प्रधान खेती करके उन्हीं अनाजों की खेती होती है जिनको साल भर खाया जा सके। तो बिहार के जो 91.2% किसान हैं वो सीमांत किसान हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो सबसे छोटे किसान हैं। और छोटे किसानों के पास इतना पैसा नहीं होता कि वो खेती में पूंजी निवेश कर सके, हाइब्रिड सीड्स लगा सके, बार बार सिंचाई कर सके, बेहतर कीटनाशक उर्वरक डाल सकें, हाई टेक्नोलॉजी के सिंचाई व्यवस्था कर सकें। इसीलिए बिहार में सिर्फ और सिर्फ परंपरागत रूप से पिछड़ी तकनीक से और जीने के लिए खेती होती रही है। तो अगर बिहार में मान लीजिए किसी के पास 10 कट्ठा भी जमीन होता और अगर वो एक जगह होता तो वो तो कुछ खेती कर पाता, लेकिन पता चले कि वो 10 कट्ठा भी 10 जगह है, क्योंकि उसकी चकबंदी कभी हुई ही नहीं और वंश परंपरा में खेत के आकार छोटे होते चले गए। और बिहार में 91.2% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। और इस 91.2% किसानों में भी 60% किसान ऐसे हैं जिनके पास आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि है। और अगर वो आधा हेक्टेयर है भी तब भी वो एक जगह नहीं है, कई जगह बिखरा हुआ है और छोटे छोटे जोत हैं। इसीलिए वो वाणिज्यिक खेती के लिए अलाभकारी हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरी बात,
आर्थिक कारक के अंतर्गत सीमित औद्योगिकरण, सीमित औद्योगिकरण। तो सवाल ये है कि हम लोग पहले ही डिस्कस किए कि राज्य का विभाजन होने के बाद सारे प्रमुख धात्विक अधात्विक खनिज झारखंड में ही रह गए। तो जो खनिज आधारित बड़े और आधारभूत उद्योग होते हैं, अब उनका विकास बिहार में हो नहीं सकता। दूसरा, अगर कृषि जो है वो वाणिज्यिक खेती हो तो फिर उद्योगों को कच्चा माल मिलने लगता है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर परंपरागत खेती होती है। और जो नगदी फसलों की खेती होती भी है जैसे गन्ना और जूट, तो उनकी उत्पादकता बहुत कम है। और अगर लगातार चीनी मिलें चले तो पर्याप्त गन्ना ना मिल पाए राज्य से, तो उत्पादकता भी कम है, उत्पादन भी कम है, क्षेत्र भी कम है, क्योंकि वो लाभकारी नहीं है। और दूसरी बात, लंबे समय तक बिहार में कानून का शासन रहा नहीं, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, इसलिए कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। अब जाकर स्थिति कुछ ठीक हो रही है तो कुछ कल कारखाने उद्योग लगना शुरू हुए हैं। लेकिन अभी मैं आपको क्या बताऊं कि बिहार सरकार बड़ी जोशों से, जोश खरोश के साथ इथेनॉल पॉलिसी लाई थी, न्यू इथेनॉल पॉलिसी, कि पेट्रोल में 20% तक 2025 तक इथेनॉल ब्लेंडिंग करना है, तो उतना इथेनॉल चाहिए। तो बिहार में जो है फीड स्टॉक इथेनॉल प्लांट लगाएंगे, गेहूं मक्का चावल आधारित लगेगा। तो पहले गन्ना आधारित इथेनॉल बनता था तो बिहार के कुछ ही जिलों में अधिक गन्ना होता था, लेकिन जब फीड स्टॉक बेस्ड इथेनॉल प्लांट आया तो बिहार के हर जिले में इथेनॉल प्लांट लग सकता है, कहीं मक्का आधारित, कहीं गेहूँ आधारित, कहीं चावल आधारित। तो इससे उम्मीद जगी कि बिहार का जो है एक संतुलित विकास हो पाएगा, सभी जिलों का पलायन की समस्या रुकेगी, राज्य का प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, राज्य का आर्थिक विकास होगा इस इथेनॉल प्लांट्स के। और 14 प्लांट काम भी करने लगे। लेकिन अभी नवंबर 2025 में भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की एक नई पॉलिसी आ गई कि बिहार से सिर्फ जो ग्रेन बेस्ड, जो अनाज आधारित जो इथेनॉल प्लांट हैं, उनमें जो उत्पादित होता है इथेनॉल, उसके सिर्फ 50% को ही तेल कंपनियां खरीदेंगी। जबकि दूसरे दक्षिण भारतीय राज्य हैं, अभी भी उनका 100% इथेनॉल खरीदा जा रहा है तेल कंपनियों के द्वारा। और इसके कारण बिहार के, चाहे वो बेगूसराय का इथेनॉल प्लांट हो या पूर्णिया का इथेनॉल प्लांट हो या बक्सर का, वो सब बंद होने के कगार पे, ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। क्योंकि जब आप आधा लेंगे, सिर्फ आधा इथेनॉल लेंगे, तो उस इथेनॉल प्लांट का खर्च ही नहीं निकल पाएगा। और फिर जो मजदूर, जो उसके कर्मचारी बाहर काम करते थे, इस उम्मीद में बिहार में आए थे कि उनको काम मिलेगा, अब फिर उनके ऊपर रोजगार का संकट है, फिर वो पलायन को मजबूर है। तो भारत सरकार को सोचना चाहिए कि आप बात करते हैं कि बिहार में रोजगार और उद्योगीकरण होगा, और आप एक ऐसी पॉलिसी लेकर आ जाते हैं कि आप कहते हैं कि अब बिहार के इथेनॉल प्लांट का टोटल इथेनॉल हम नहीं खरीदेंगे, केंद्रीय कंपनी रिफाइनरियाँ नहीं खरीदेंगी। तो ये गलत है, इस पर फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। और बिहार के इथेनॉल प्लांट्स में जितने इथेनॉल बनते हैं 100% खरीदा जाना चाहिए, जैसे कि दूसरे राज्यों से खरीदा जा रहा है अभी भी। तो बहुत सारे कारक रहे, ऐतिहासिक कारक भी रहे और वर्तमान कारक भी मैंने बताया कि बिहार का सीमित औद्योगिकरण जो है वो बिहार के पिछड़ेपन के लिए उत्तरदायी है। इसके बाद बुनियादी ढांचे की कमी, इसी में आप लिख सकते हैं बुनियादी ढांचे की कमी। अब देखिए, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उद्योगपति वहीं पूंजी निवेश करता है उसी स्थान पर जिस स्थान तक अच्छी सड़क की पहुंच हो, जिस स्थान पर 24 घंटे 7 दिन बिजली की उपलब्धता हो, जिस स्थान तक जल आपूर्ति और जल निकासी की उत्तम सुविधा हो, जिस स्थान पर सस्ती कीमत पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध हो, जिस स्थान पर पर्याप्त रूप में श्रमिक, स्किल्ड नॉन स्किल्ड लेबरर्स उपलब्ध हो, जिस स्थान के आसपास उस उत्पाद के लिए बड़ा बाजार हो, और लॉ एंड ऑर्डर, कानून का शासन हो, ताकि बिजनेस करने में बिजनेसमैन को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन बिहार में एक लंबे वर्षों तक न तो अच्छी सड़क थी, न बिजली की आपूर्ति थी, न जल की आपूर्ति थी, और ना ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन था, कानून का शासन था, ना ही कानून और व्यवस्था का राज था। इसीलिए बिहार में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं, और इस कारण बिहार सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ा रह गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, कि आखिर वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं जो बिहार के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के लिए उत्तरदायी रहे हैं। तो इसको हम लोग लिखते हैं, आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक,
सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। अब इसके तहत भी हम लोग पहला पॉइंट ये बना सकते हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक शिक्षा। अब आप जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर 61.8% और अभी जो 2021 का जनगणना रिपोर्ट आना है वो 2-3 साल बाद आएगा। लेकिन अभी जो हालिया एक रिपोर्ट आया है उसमें हम लोग एकदम निचले नहीं, हम लोग अब आंध्र प्रदेश से ऊपर है, लेकिन फिर भी नीचे से दूसरे स्थान पर है। तो सबसे बड़ी सभी समस्याओं के मूल में होता है अशिक्षा, साक्षरता का कम होना सभी समस्याओं का जड़ है। क्योंकि जब हम साक्षर होते हैं तभी अपने राइट्स के बारे में जानते हैं, तभी हम बेहतर काम प्राप्त कर सकते हैं, रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम छोटा परिवार रखने के लिए मोटिवेट हो सकते हैं, तभी हम एक छोटे परिवार के अच्छे बेहतरी के लिए अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं। सभी समस्याओं का जड़ अतिशय ज़रूरत से अधिक पॉपुलेशन है और असाक्षरता इस ज़रूरत से अधिक पॉपुलेशन के लिए उत्तरदायी कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो बिहार में जो भी उद्योग हैं वो ऐसे उद्योग हैं जहां नॉन स्किल्ड लेबरर्स की आवश्यकता है, वैसे उद्योग नहीं लग पा रहे हैं जहां स्किल्ड लेबरर्स चाहिए, क्योंकि बिहार में स्किल्ड लेबरर्स की कमी है। क्योंकि जो हमारा दशकों का शोषण रहा है तो आज भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की काफ़ी कमी है। हालांकि वर्तमान सरकार बहुत प्रयास कर रही है, लेकिन वही मैंने कहा कि एक बार जो गैप क्रिएट हो गया उसको फुलफिल करने में, उसको भरने में अभी भी कई साल लगेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्वास्थ्य सेवा। इसी के तहत स्वास्थ्य सेवा देखते तो आज भी इस पे कहने में, हालांकि हमारा अपना ही राज्य है, लेकिन कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरे भारत में सबसे जो दोयम या सबसे घटिया स्तर का जो स्वास्थ्य सेवा है वो अपने राज्य में है। आप किसी भी सदर अस्पताल में चले जाएं, उपकरण दिखेंगे लेकिन उपकरण को चलाने के लिए योग्य व्यक्ति ही नहीं होगा। तो मशीनें लगा देने से हॉस्पिटल अच्छा नहीं बनता है, मशीनों को चलाने के लिए शिक्षित योग्य मानव संसाधन चाहिए, वो बिहार में अपर्याप्त है। और दूसरी बात कि जो एक इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो भी कम है, और जितने बिहार में रोगी हैं उस अनुपात में आज भी जो होता है कि प्रति मरीजों पर जितने डॉक्टर होने चाहिए वो अनुपात गड़बड़ है, जितने मरीजों पर नर्स और दूसरे स्टाफ होने चाहिए वो अनुपात हमारे यहाँ सही नहीं है। तो जब तक चिकित्सकों की, नर्सिंग स्टाफ की पर्याप्त संख्या नहीं होगी और वो योग्य नहीं होंगे तब तक बिहार में स्वास्थ्य सेवा बेहतर हो नहीं सकता। इमारत और उपकरण बना देने से बेहतर हॉस्पिटल नहीं होता, बल्कि मरीज चिकित्सक अनुपात सही हो, सारे चिकित्सक योग्य हों और नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त हों, तब जाकर भले इमारत कमज़ोर हो लेकिन वही हॉस्पिटल अच्छा होगा जहां ये संसाधन उपलब्ध होंगे। तो बिहार में स्वास्थ्य सेवा और इसके कारण बिहार में जो है मॉर्टेलिटी रेट हो या जो चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट हो या मदर मॉर्टेलिटी रेट हो, वो आज भी काफ़ी चिंता का विषय बना हुआ है ना। कई महामारियां फैल जाती हैं और लोगों में जागरूकता की कमी है, ये भी हम कह सकते हैं। तो भले सरकार बहुत कुछ कर रही है लेकिन आज भी इसकी पर्याप्त कमी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो प्रवसन है, प्रवसन यानी कि माइग्रेशन, अब चूँकि बिहार एक लेबर प्रोवाइडिंग स्टेट बन के रह गया है, श्रमिक प्रदाता बन के रह गया है, बिहार में कुछ है नहीं खेती को छोड़कर, और खेती भी लाभदायक है नहीं, तो उस विकल्प के अभाव में पलायन करना पड़ता है। और पलायन कौन करता है? युवा शक्ति। तो जो युवा शक्ति है वो बाहर जा रही है, चाहे क्यों ना वो श्रमिक ही के रूप में जा रही है, वो बाहर तो जा रही है, वो दूसरे राज्यों में ज़्यादा धनोपार्जन कर रही है, यहाँ कुछ बचा कर भेज दे रही है रेमिटेंसेस के रूप में। और यहाँ जो आबादी है वो या तो महिला या जो किसी पेशे में नहीं है या किसी कार्य में नहीं है, और वृद्ध व्यक्ति जो आय वर्ग में नहीं शामिल किए जाते। तो बिहार जो है इस तरह से क्रियाशीलता का अभाव हो गया। माइग्रेशन बिहार के लिए फ़ायदेमंद कहीं से भी नहीं है। और फिर प्राकृतिक आपदाएं भी कहाँ पीछा छोड़ने वाली हैं, बाढ़ व सूखा। तो बिहार एक ऐसा राज्य है
जो बाढ़ और सूखा दोनों बड़े प्राकृतिक आपदाओं की मार झेलता है। कहीं फसल डूब जाते हैं तो कहीं जल के अभाव में फसल हो ही नहीं पाते हैं। तो ये सब वो प्रमुख कारण हैं। मैंने आपको ऐतिहासिक और राजनीतिक कारक बताया, आर्थिक कारक बताया और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक बताया, जो कुल मिलाकर बिहार के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा होने के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण हैं। अब अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों की क्या संभावना है, कौन कौन से कृषि आधारित उद्योगों का विकास हो सकता है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। thank you